हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। इस वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 4 की बात कर रहे हैं, जो आपके यूनिट नंबर 6 से है। और भी लेक्चर इसमें हम लोग कंप्लीट करेंगे। पहले इसमें हम लोग ये देख लेते हैं कि कनोटेशन और डिनोटेशन ऑफ टर्म्स क्या होते हैं, यानी कि शब्दों का जो लक्ष्यार्थ और वस्तु अर्थ क्या होता है, यानी जो उनका लक्ष्य का अर्थ और जो उनको वस्तु अर्थ, कनोटेशन और डिनोटेशन क्या होता है। तो जो लॉजिक है, भारतीय तर्कशास्त्र के अंतर्गत हम लोग बात करें तो जो तर्कशास्त्र का मुख्य उद्देश्य है ये है तर्क दोषों को पहचानना, पदों के अर्थ स्पष्ट करने के लिए लक्ष्यार्थ और वस्तुअर्थ को जानना आवश्यक होता है। जो भी पद आपको दिए जाते हैं उन पदों का कनोटेशन और डिनोटेशन की जानकारी करना महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहला जो लक्ष्यार्थ होता है, लक्ष्यार्थ का मतलब लक्ष्य का अर्थ। जो पद है उसका जो लक्ष्यार्थ होता है वह विशेषता होती है। जो पद उन वस्तुओं में पाई जाती है या वह उन वस्तु या व्यक्ति के गुण पर निर्भर करता है, यानी कि कोई पद है, कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, उसके जो गुण हैं वह आपके क्या होते हैं, वो उसका लक्ष्यार्थ होगा। जैसे किसी व्यक्ति के अंदर धैर्य या मृत्यु या ईमानदारी, मेहनत, ये सभी क्या है, इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं। लक्ष्यार्थ के प्रकार की बात करें तो ये आपके कई प्रकार के यहाँ पे शामिल किए जाते हैं। तो लक्ष्यार्थ यहाँ पे समझ में आया कि जो वस्तु के गुण हैं वो आपके लक्ष्य होते हैं, यानी जो पद का गुण है वो आपका वहाँ पे लक्ष्य कहा जाएगा, या विशेषता जो उसकी होगी वह लक्ष्यार्थ होगा। ये व्यक्तिनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ और पारंपरिक लक्ष्यार्थ होते हैं। सब्जेक्टिव कनोटेशन यानी व्यक्तिनिष्ठ कनोटेशन में क्या होता है कि इसे अलग अलग अर्थ में प्रयोग किया जाता है, और इसमें क्या होता है कि कोई स्पष्ट लक्ष्यार्थ नहीं होता है कि बहुत ज़्यादा इसमें क्लियर बात हो कुछ। जबकि वस्तुनिष्ठ में क्या होता है कि जिसका भी जो पद है, व्यक्ति है या वस्तु है, जिसका लक्ष्यार्थ ज्ञात हो, वह ज्ञात और अज्ञात गुणों के बीच या गुणों के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। मान लीजिए कोई पद आपके पास है तो इसमें, या कोई सेंटेंस है, कोई व्यक्ति है, इसमें ज्ञात पद क्या है, अज्ञात गुण क्या है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इन सभी के बारे में यदि जो बताता है वो आपका ऑब्जेक्टिव कनोटेशन होता है। ठीक, अगला है जो वो है आपका यहाँ पे पारंपरिक लक्ष्यार्थ, यानी कि कनोटेशनल कन्वेंशनल कनोटेशन यानी पारंपरिक लक्ष्यार्थ है। यह क्या होता है, यह सभी व्यक्ति के अंतर्गत पाया जाता है। कोई भी व्यक्ति होंगे यदि वो इन दोनों टाइप के नहीं हैं तो वो आपके पारंपरिक लक्ष्यार्थ के अंतर्गत आएंगे। यह सभी व्यक्तियों में देखा जाता है जो पारंपरिक लक्ष्यार्थ होता है। ठीक, लक्ष्यार्थ के बढ़ने पर वस्तुअर्थ में कमी आती है, यानी कनोटेशन जब आपका बढ़ जाए, वस्तुअर्थ का मतलब कि जो वस्तु है या पद है उसका डायरेक्ट जो अर्थ है, लेकिन लक्ष्यार्थ क्या है, वो उसके भाव की बात करता है, उसके गुणों की बात करता है। ठीक, कनोटेशन। जबकि डिनोटेशन क्या करता है, उनके न गुण का न भाव, कुछ नहीं, जो पद दिया उसका स्पष्ट अर्थ क्या होगा। तो लक्ष्यार्थ का मतलब यह पद या वस्तु के अर्थ के साथ उसके भावों को समाहित कर लेता है, यही आपका होता है लक्ष्यार्थ। जैसे सर्प का मतलब क्या हो गया, नॉर्मल भाषा में सर्प का मतलब हम एक प्रकार के ऐसे जानवर के बारे में जानते हैं जिनसे भय, खतरा, यानी कि मान लीजिए आपको कोई बताए कि यहाँ पे सर्प है, या आप जहाँ पे बैठे हैं उसके जस्ट बगल में आपकी सर्प बैठा है, तो आपके दिमाग में तुरंत क्या हो जाएगा, आप उससे डर जाएंगे, आपके दिमाग में भय होगा, खतरा होगा। ठीक, तो यहाँ पे जो सर्प का अर्थ क्या यहाँ पे निकला कि खतरा या भय सूचक संकेत से निकला। कहते हैं कि वह व्यक्ति सर्प जितना जहरीला है, यानी खतरनाक है। ठीक, जबकि वस्तुअर्थ यानी डिनोटेशन का मतलब होता है कि यह किसी वस्तु के या पद का जो शब्दकोश अर्थ होता है, यानी जो डिक्शनरी में आप जिसका अर्थ पाएंगे वही आपका शाब्दिक अर्थ होता है, वही होता है वस्तुअर्थ। जैसे आपने वहाँ पे देखा था कि सर्प का मतलब क्या होता है, भय, बुरा। ठीक, लेकिन यहाँ पे क्या है, डिनोटेशन में सर्प का मतलब होता है जहरीला,
या विषैला, इन सभी के अंतर्गत ये देखने को आपको मिलेगा शब्दकोश में। ठीक, तो ये होता है डिनोटेशन। समझ में आई बात? यदि कोई सेंटेंस दिया आपको, पूछे कि इनमें से डिनोटेशन कौन है, तो उस सेंटेंस का जो शाब्दिक अर्थ है डायरेक्ट आप उसको बोलेंगे डिनोटेशन है, लेकिन उनसे जो भाव निकलता है वो भाव आपका होगा कनोटेशन, यानी लक्ष्यार्थ होता है। ठीक, अगला यहाँ पे है भाषा का प्रयोग, यानी यूज ऑफ लैंग्वेज। तो भाषा का प्रयोग की बात करें तो ये तर्क को सही आकार देने के लिए भाषा का प्रयोग किया जाता है। कोई भी लॉजिक हो तो उसको सही रूप देने के लिए हम लैंग्वेज का यूज करते हैं। अलग अलग भाषाएं होती हैं। सूचनार्थक लैंग्वेज यानी सूचनार्थक भाषा, इसका जो प्रथम उद्देश्य होता है कि सूचना देना या चीज़ों को डिस्क्राइब करना। ठीक, ये आपकी सत्यता या असत्यता का निर्धारण आप पे निर्भर करता है। जो सूचना होगी उसकी सत्यता और असत्यता का निर्धारण आप पे डिपेंड करेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए क्या दिया है कि राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम थे, दिन 24 घंटे का होता है, 2 और 2 4 होते हैं। अब देखिए इसमें क्या है कि ये सूचना दे रहा है, क्या दे रहा है, इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि राम मर्यादा पुरुषोत्तम रहे, दिन 24 घंटे का होता है। अब यहाँ पे क्या है कि आपको ये जानना है कि सत्य है या असत्य है, ये आप पे डिपेंड करेगा कि दिन 24 घंटे का होता है या 28 घंटे का या 10 घंटे का, ये आपको समझना है। 2 और 2 4 होते हैं, ये आपको समझना है। लेकिन ये आपका किसका तात्पर्य होता है, मैसेज देना है, उद्देश्य इन्फॉर्मेशन देना। दूसरा है भावबोधक। भावबोधक क्या है कि सूचना के प्रयोग के बाद, मान लीजिए आपने किसी को कोई सूचना दे दी, ठीक, सूचना के प्रयोग के बाद या सूचना के बाद जो चीज़ें आती हैं वो आपका भावबोधक के अंतर्गत आएंगी, यानी इसका जो प्रयोग है भाव या विचार के लिए होता है। जैसे किसी ने सूचना किसी को दिया कि जैसे मान लीजिए माननीय यहाँ जो अपने यहाँ के राष्ट्रपति जी थे प्रणब मुखर्जी जी, उनका देहांत हो गया, तो यह क्या होगा, यदि आप किसी को बता रहे हैं तो वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं पहले, ठीक, लेकिन जब वह इस घटना को सुना तो वह अत्यंत दुखद हुआ, उसे अत्यंत दुख का अनुभव हुआ, तब वो क्या हो जाएगा, उसके लिए भावबोधक भाषा हो जाएगी। ठीक, या मान लीजिए किसी को नई नियुक्ति मिली या देश प्रगति पे होगा तो उसे बढ़िया लगेगा, दृश्य कितना सुंदर है, ठीक, भावबोधक। और इसमें सत्य असत्य का कोई मानदंड लागू नहीं होता क्योंकि ये आपका भाव से संबंधित है। किससे संबंधित है, भावात्मक है। अगला निर्देशात्मक। निर्देशात्मक में क्या होता है कि मान लीजिए आपके सीनियर्स हैं कोई, तो वक्ता के द्वारा भाषा प्रयोग कर आदेश या निर्देश देना। ठीक, यानी कि मान लीजिए आप हिंदी मीडियम के हैं या आपने हिंदी की जानकारी अच्छी कर रखी है, तो आपके जो सीनियर है वो हिंदी में निर्देश देंगे तो आपको समझ में आएगा। आपको इंग्लिश कुछ नहीं आती, वो इंग्लिश में निर्देश देंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं आएगा। तो यही यहाँ पे कह रहा है कि वक्ता के द्वारा भाषा प्रयोग कर आदेश या निर्देश देना, ये हो जाता है निर्देशात्मक। प्रश्न पूछना, जैसे कृपया पुस्तक दीजिए, खूब मेहनत करो। जैसे कोई बोलता है कि खूब मेहनत करो यानी हार्ड वर्क करोगे तभी सक्सेस मिलेगा, तो ये क्या है, एक प्रकार का निर्देश हो जाता है। इसमें निर्देश के साथ साथ इसमें आपका प्रार्थना भी होती है, या जैसे यहाँ पे देखिए कृपया पुस्तक दीजिए, यहाँ पे निर्देश नहीं दिया बल्कि आग्रह किया जा रहा है। ठीक, तो ये सभी भाषा के प्रयोग की बात किया जा रहा है। अगला जो हमारे पास है वह स्क्वायर ऑफ अपोजिशन यानी विरोध का वर्ग। अब देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इससे आपका प्रश्न आता ही आता है। जैसा कि शुरुआत में हमने बताया आपको कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है जिसे ए से यानी आल से कहते हैं। यूनिवर्सल निगेटिव होता है जिसे सभी नहीं या कोई नहीं बोला जाता। यूनिवर्सल नहीं बल्कि आपका पार्शियल अफर्मेटिव होता है वो आपका, या पर्टिकुलर अफर्मेटिव होता है जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं यानी कुछ, और पर्टिकुलर आपका निगेटिव होता है, पार्शियल निगेटिव होता है, आंशिक नकारात्मक होता है तो उसे ओ से प्रदर्शित करते हैं तो उसे सम नॉट कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए इससे पूरा आप समझ जाएंगे। ठीक, जब आपसे पूछे
कि दे दिया कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव एक सेंटेंस दे दिया कि सभी व्यक्ति अधिकारी हैं। ठीक, अब कह रहा है कि इसका निगेटिव क्या होगा या अपोजिट क्या होगा। ठीक, तो क्या होगा वो, कोई व्यक्ति अधिकारी नहीं है। ठीक, यहाँ पे देखिए ए का अपोजिट ई हो गया और आई का अपोजिट ओ हो गया। समझ में आई बात। और ए का अधीनस्थ मान लीजिए दिया कि सभी व्यक्ति अधिकारी हैं, इसका अधीनस्थ क्या होगा यानी इसके समान क्या होगा, तो ये हो जाएगा कुछ व्यक्ति अधिकारी हैं। ये पॉइंट आप पकड़ के रखिएगा एकदम ध्यान से। ठीक, कुछ व्यक्ति अधिकारी हैं। अब मान लीजिए दे दिया कि कोई व्यक्ति अधिकारी नहीं है, बोला कि इसका अधीनस्थ क्या होगा, तो आपको क्या करना है, कुछ व्यक्ति अधिकारी नहीं हैं। क्लियर हुआ, समझ में आई बात। ठीक, अब यहाँ पे हम क्या बोलने वाले हैं आपके लिए कि यहाँ पे हम लोगों को ये देखना है। अब देखिए इंग्लिश में भी देख लीजिए, यहाँ पे अंतरा विरोधात्मक व्याघातक कहा जाता है, कंट्राडिक्टरी, विपरीत अपोजिट या कंट्ररी, अधीनस्थ यानी सब अल्टरनेशन, उपविरोधी यानी कि सब कंटेयर्स, कंट्रेरीज यानी कि आपका जो। ठीक, अब यहाँ पे देखिए यदि इस तरह से दिया रहे तब आपको ये चीज़ें करनी है। अब देता है कि यूनिवर्सल अफर्मेटिव का व्याघातक क्या है, तो यूनिवर्सल अफर्मेटिव का व्याघातक क्या हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा इसका जो है व्याघातक आपका आई हो जाएगा। समझ में आई बात। यहाँ पे देखिए लिखा भी गया है कि यदि आपको दिया कि सभी व्यक्ति अधिकारी हैं। ठीक, ये दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से ओ का मतलब क्या हो गया, यूनिवर्सल पार्शियल निगेटिव। अब यहाँ पे यदि व्याघातक पूछेगा तो आपको ये लिखना है कुछ व्यक्ति अधिकारी नहीं हैं। समझ में आई बात। क्या लिखना होगा, कुछ व्यक्ति अधिकारी नहीं हैं। क्लियर। इसी तरह से ई का मतलब कुछ व्यक्ति अधिकारी हैं, ये आई हो जाएगा। ई का मतलब कोई व्यक्ति अधिकारी नहीं है, इसका जो व्याघातक हो जाएगा कुछ व्यक्ति अधिकारी हैं। व्याघातक यानी कि अंतर विरोधात्मक, कंट्राडिक्टरी। समझ में आई बात। व्याघातक का मतलब जिनसे सभी निर्देश समाप्त हो जाएं, जैसे श्वेत अश्वेत, भारतीय अभारतीय, हिंदू अहिंदू, ये परस्पर व्याघातक हैं। ये किसी वस्तु के लिए एक साथ प्रयोग नहीं आएंगे। क्लियर। अब देखिए यहाँ पे दिया है कि कौन व्याघातक किसके हो जाएगा। ठीक, ये दिया है कि सभी हीरे कीमती पत्थर हैं, सभी व्यक्ति ईमानदार हैं। अपोजिट क्या होगा इसका, कोई व्यक्ति, कोई भी हीरा कीमती पत्थर नहीं है, कोई भी मनुष्य ईमानदार नहीं है। ठीक, और इसका जो व्याघातक होगा आपका ये हो जाएगा। ए का व्याघातक क्या होगा, वो हो जाएगा कि कुछ हीरे कीमती पत्थर नहीं है, कुछ मनुष्य ईमानदार नहीं है, इसका व्याघातक ये हो गया। ई का व्याघातक क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा कि कुछ हीरे कीमती पत्थर हैं, कुछ मनुष्य ईमानदार होते हैं। ठीक, ये ई का व्याघातक हो जाएगा, ये आपका ए का व्याघातक हो जाएगा, यानी यूनिवर्सल अफर्मेटिव और यूनिवर्सल निगेटिव। अगला है कंट्रेरी टर्म्स, जैसे काला का विपरीत सफ़ेद, बुद्धिमान का मूर्ख, सबल का निर्बल। ठीक, यानी कि ए का जो विपरीत पद हो जाएगा ई हो जाएगा। सभी मनुष्य ईमानदार हैं, कोई भी मनुष्य ईमानदार नहीं है। उप विरोधी की बात करूं तो ये आपका अंशव्यापी, सकारात्मकता और नकारात्मक एक दूसरे के उप विरोधी होते हैं, यानी कि पार्शियल अफर्मेटिव जो पी ए है, ये आपका पार्शियल निगेटिव यानी कि पी एन का उप विरोधी होता है, सब कंट्रीज होती हैं ये। तो आई जो है ये आपका उप विरोधी होगा, होगा कैसे, कुछ न्यायाधीश अधिवक्ता हैं,
कुछ न्यायाधीश अधिवक्ताएं कैसा सेंटेंस हो गया, पार्शियल अफर्मेटिव, चूँकि सम लगा है। ठीक, अब यहाँ पे दिया कि कुछ न्यायाधीश अधिवक्ता नहीं हैं। कुछ न्यायाधीश अधिवक्ता हैं लेकिन कुछ न्यायाधीश अधिवक्ता नहीं हैं, ये उपविरोधी है। यानी कि जो ये वाले न्यायाधीश हैं ये अधिवक्ता इधर हैं और यहाँ पे ये वाले न्यायाधीश अधिवक्ता नहीं हैं। ठीक, तो आई का वो हो जाएगा। अधीनस्थ की बात करें तो अधीनस्थ में क्या होता है कि कर्ता और विधेय समान वस्तु की मात्रा से भिन्न होते हैं। जैसे ए का जो अधीनस्थ होगा आई हो जाएगा, ई का अधीनस्थ होगा ओ हो जाएगा। ए का मतलब सार्वभौम जो सकारात्मक होगा उसका आंशिक सकारात्मक, सार्वभौम नकारात्मक का आंशिक नकारात्मक। यदि सर्वव्यापी वैध हो तो उसका एक भाग जो है मान्य होगा। जैसे सभी मनुष्य ईमानदार हैं, कुछ मनुष्य ईमानदार हैं, कोई भी मनुष्य ईमानदार नहीं है, कुछ मनुष्य ईमानदार नहीं है। ये इस तरह से आप इसको बना पाएंगे। प्रश्न देखिए कि कोई मनुष्य मरणशील नहीं है, इसका व्याघातक, ये देखिए आपका यूजीसी में पूछा गया था, कोई मनुष्य मरणशील नहीं है, इसका व्याघातक क्या होगा। अब देखिए हमने देखा था वहाँ पे कि ई का व्याघातक क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ए का आपका ओ होगा। तो ई का आई में क्या होता है, कुछ होता है। ठीक, तो कोई मनुष्य मरणशील नहीं है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई पॉजिटिव में होता है तो ये आपका कुछ मनुष्य मरणशील हैं। ठीक, इसका ये व्याघातक हो जाएगा। समझ में आई बात।